कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपके पहले खंड के कई अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम आपकी दूसरी पुस्तक यानी भूगोल के दूसरे खंड भारत का भौतिक पर्यावरण, इसके पहले अध्याय जिसका नाम है भारत स्थिति, इसको लेकर इस वर्चुअल कक्षा में उपस्थित हैं। बच्चों, भारत की स्थिति और उसका विस्तार, इससे महत्वपूर्ण इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आज इस लेक्चर में हम उसे शामिल करेंगे। यहां मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने किसी दोस्त को अपने घर का पता बताते हैं, आपका वो दोस्त आपके घर पहले नहीं आया है, आप उसको फ़ोन पर जानकारी दे रहे हैं, वो आपके यहाँ आना चाहता है, आपके घर का पता पूछता है, उसकी लोकेशन पूछता है, तो आप उसको किस तरीके से बताते हैं। मैं उसको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप बादशाह बाग कॉलोनी में रहते हैं, आपका दोस्त फुलवरिया में रहता है, तो आप उससे कहते हैं कि फुलवरिया से तुम जब चलोगे तो कैंट स्टेशन से होते हुए मलदहिया चौराहे आ जाओगे। उसके बाद वहाँ चौराहे पर जो बड़ा चौराहा है जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति है, वहाँ से दाहिने घूम जाना। कुछ आगे जाकर DGIC स्कूल के बगल से एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। कुछ दूर आओगे तो एक पानी की टंकी दिखाई देगी, उसके बगल में एक गली है। उस गली में घुसेगे तो लगभग 500 मीटर दूरी पर एक शिव जी का मंदिर है, उसके ठीक सामने एक नीम का पेड़ है, उसी के बगल में मेरा मकान है। कुछ इसी तरीके से आप अपने घर का पता अपने दोस्त, अपने मित्र को बताते हैं। अब आप जरा सोचिए कि मान लीजिए आप घूमने के लिए या किसी अन्य काम से विदेश गए हैं और वहां का कोई नागरिक आपसे भारत का पता पूछता है। वो आपसे पूछता है, फ्रॉम विच कंट्री डू यू कम हियर, आप किस देश से यहाँ आए हैं। आप बड़े गर्व से जवाब देते हैं कि हम भारत से आए हैं। उसका दूसरा सवाल होता है, वेयर इज द इंडिया, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति कहाँ है भारत। तब आप क्या जवाब देंगे? क्या आपका जवाब ये होगा कि अरे भारत वही श्रीलंका के उत्तर में है, नेपाल के दक्षिण में है, या पाकिस्तान के पूर्व में है? क्या ये जवाब परफेक्ट माना जाएगा? नहीं। आपने अपने घर का पता तो किसी ऑब्जेक्ट के सहारे, किसी प्रतीक के सहारे अपने दोस्त को समझा दिया, लेकिन जब हम किसी देश की बात करते हैं, अपने देश या किसी अन्य देश की स्थिति को बताते हैं, उसकी लोकेशन को बताना होता है, तब हम किसका सहारा लेते हैं? हमारे सामने वहां कोई प्रतीक नहीं है, तब हम सहारा लेते हैं अक्षांश और देशांतर का। बच्चों, आप अपने या किसी भी देश की स्थिति बताने के लिए अक्षांश देशांतर रेखाओं का सहारा लेंगे तो आप आसानी से अपने या उस विशेष देश की स्थिति के बारे में संबंधित को बता सकते हैं। पिछली कक्षाओं के अध्ययन में आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निश्चित रूप से पढ़ा है, उससे परिचित हैं। फिर भी मैं यहाँ संक्षेप में आपकी याद ताज़ा कराने के लिए संक्षेप में उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये प्रकृति द्वारा या मनुष्य द्वारा वास्तविक रूप से पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं, बल्कि ये महज काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें भूगोलवेत्ताओं द्वारा काल्पनिक रूप से ग्लोब या मानचित्र पर खींचकर प्रक्षेप तैयार किया गया है, ताकि हम पृथ्वी पर स्थित किसी भी देश या प्रदेश की स्थिति को व्यक्त कर सकें। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या 360 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है।
ये भी आप जानते होंगे। आपने ये भी जरूर सीखा होगा, जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हम मानचित्र ग्लोब पर किसी भी देश या दिशाओं का जब हमको दिशाएं व्यक्त करनी होती हैं तो हम किसी के सहारे बताते हैं। मानचित्र पर ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, अब जरा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मैं एक ग्लोब के माध्यम से आपको समझाता हूं। इस ग्लोब की प्रतिकृति को आपने जरूर देखा होगा। इसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या जैसा कि मैंने बताया कुल 360 होती है। इसी प्रकार ये पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेटीट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स है और ये लेटीट्यूड्स है। यहां एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ग्लोब के बिल्कुल बीच से रेखा खींची जाती है, इसका मान 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस 0 अंश अक्षांश वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा इस पूरे ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। इसी प्रकार ये जो रेखा आई है, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। ये रेखा भी इस ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थिति की, भारत की स्थिति। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप किसी भी देश की स्थिति को किस माध्यम से समझाते हैं, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। ये ग्लोब पर मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि कुल 180 अक्षांश रेखाएं और 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, तो हमारा भारत भी इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य कहीं स्थित है। कहां स्थित है? जैसा कि मैंने बताया आपको, ये है आपका पूर्वी देश, ये है आपका पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिम, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारे भारत की जो स्थिति है उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले एक भारत का मानचित्र मैं बनाना चाहूंगा, ताकि आपको और बेहतर ढंग से इसको समझा सकूं। बच्चों, हमारे देश यानी भारत का जो भूमिगत विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश मतलब आपने देखा पूर्व से पश्चिम जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी जो आपके भारत के बिल्कुल इस दक्षिणतम बिंदु से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट। यहां मिनट का मतलब मैं बता दूं, मिनट यानी घंटा वाला मिनट नहीं है, ये मिनट अक्षांश, ये जो डिग्री है यानी अंश है उसका लघुत्तम रूप है। जब हम उसको
और छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो हम उसको मिनट कहते हैं। तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर। तो इसलिए हमको यह बताना पड़ता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक है, इसका जो उत्तरतम बिंदु है, यहां की जो अक्षांश रेखा गुजरती है, यहां तक हमारे देश का विस्तार है, और वो है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। आपको इसे याद करना होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम बात करेंगे इसके देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार की बात करें तो पहला देशांतर गुजरात के इस अंतिम बिंदु को छूकर जा रहा है, और उसके बाद भारत का सीमांकन करने वाला ये अंतिम देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी आप ध्यान रखें कि जो मैंने आपको अभी ग्लोब बताया था, पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, तो ये पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश पड़ता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश पड़ता है। उत्तरी में किस प्रकार पड़ता है, इसे आपने अक्षांशीय रेखाओं के विस्तार से समझा, और ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध में किस प्रकार पड़ता है, तो यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देश पड़ता है। यह है भारत का विस्तार, यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। भौगोलिक आधार पर इसकी मुख्य भूमि उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में एकदम इस यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा काल। भारत में जम्मू कश्मीर का जो अंतिम बिंदु है इंदिरा काल बोलते हैं, वहां से लेकर के इसका विस्तार आप देख रहे हैं। बिल्कुल यहां भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य का अंतिम सिरा, अंतिम बिंदु कन्याकुमारी यहां तक स्थित है। जबकि पूर्व में ये अरुणाचल प्रदेश की अंतिम सीमा हम यहां माने। किबिथु, यहां पे एक स्थान है, अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है किबिथु, यहां से लेकर के ये गुजरात के बिल्कुल अंतिम बिंदु तक है। गुजरात का जो ये अंतिम बिंदु है इसे गौरमोता नाम से जाना जाता है। यहां भी एक छोटा सा स्थान है जिसको गौरमोता कहते हैं। तो इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक विस्तार और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार इस प्रकार से है। ठीक है, हालांकि हम भारत की दक्षिणी सीमा को यही नहीं मानते, बल्कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ है। तो ये जो द्वीप हमारा सबसे अंतिम निकोबार, द ग्रेट निकोबार द्वीप जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर लास्ट में है एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वास्तव में भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तक न हो करके ये आपका भूमिगत विस्तार है, यानी भूमि जहां तक है उसका विस्तार है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो भारत का इस विस्तार उसके नीचे समुद्र के अंदर स्थित, यानी समुद्र जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित जो हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसका एक छोटा सा द्वीप है, एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उस इंदिरा पॉइंट तक भारत का सीमा विस्तार है, और इसका मान जो है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, यानी कि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो हम विस्तार को यहां तक मानते हैं कि 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर ये सागरी हमारा विस्तार का अंतिम बिंदु है, और भूमिगत विस्तार का अंतिम बिंदु जो इंदिरा काल जिसको हम कहते हैं, ये जम्मू और कश्मीर का अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस प्रकार हमारे देश का विस्तार है। अब हम बात करते हैं इस विस्तृत, यानी इस विस्तार के लंबाई और चौड़ाई की।
पूर्व से पश्चिम यानी किबिथु से गौरमोता तक का जो हमारा विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। जबकि इसका उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक है। भारतीय भूभाग की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी में अंतर आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ये जो दूरी में अंतर है यह इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। आपने देखा, जो मैंने अभी ग्लोब आपको बना के दिखाया था, तो देशांतर रेखाएं इस तरह से जा करके एक दूसरे से सटती जा रही थी, यानी एक दूसरे के नजदीक होती जा रही थी। यही कारण है कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से कम है, क्योंकि देशांतरी रेखाएं जो होती है, देशांतर रेखाएं, वो उत्तर दक्षिण ध्रुवों की तरफ बढ़ने के समय वो एक दूसरे के नजदीक आती जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी हर जगह यानी सर्वत्र समान होती है। यही कारण है कि इनके बीच में अंतर है। और इस अंतर का प्रभाव भारत की जो भूआकृतिक विशेषता है, जो भारत की जलवायु है, उस पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उत्तरी भाग भूमध्य रेखा से दूर है, ये वाला, जबकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा का मान मैंने आपको बताया था। ये जो दक्षिण का हिस्सा है आप देख रहे हैं 8 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ये बहुत दूर नहीं है। इसलिए भूमध्य रेखीय प्रभाव इस दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर पड़ता है, जबकि उत्तर का जो हिस्सा है वो इस भूमध्य रेखीय प्रभाव से दूर है। यही कारण है कि जो दूर वाला हिस्सा है ये हमारा जो है वो ऐसे कटिबंध में पड़ता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ठीक है। इसको भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण यहां उपोष्ण कटिबंधीय प्रभाव पड़ता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहां पे उप उष्ण, थोड़ा गर्मी वाला क्षेत्र इसे माना जाता है। जबकि ये दक्षिणी भाग जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से निकट होता है, यहां गर्मी अधिक पड़ती है। साथ ही साथ भू आकृति और जलवायु के साथ मिट्टी और वनस्पति पर भी इसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। एक बात और, भारत के बीचों बीच जो अक्षांश वृत्त, जो अक्षांश रेखा गुजरती है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका वैल्यू क्या है, मान क्या है? ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मानी जाती है। इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और 2 राजधानी नगर इस पर आते हैं, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। यह पहला बिंदु था जिसे मैंने विस्तार से आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप जानते हैं क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। उस आधार पर भारत का क्षेत्रफल कुल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल स्थलीय भाग का, यानी संपूर्ण संसार में जो स्थलीय भाग है, उनका 2.43% हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश।
यानी भारत से भी बड़े क्षेत्रफल के आधार पर 6 देश हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि वो 6 देश कौन कौन से हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत से भी विस्तृत है, भारत से भी बड़े हैं। उनमें पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर हमारा भारत आता है। तो इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल भी काफी विस्तृत है। अब इसके कुछ बिंदुओं की आगे चर्चा करते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग देशांतरी विस्तार और भारत पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आप देख रहे हैं देशांतरी विस्तार बहुत लंबा है भारत का, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं जो मैंने बताया 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आप इसमें से इस मान को घटा करके, यानी ये जो 97 डिग्री 25 मिनट वाले देशांतर से अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट वाले देशांतर को घटाते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। यहां मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रत्येक डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। एक देशांतर रेखा से अगली देशांतर रेखा के बीच कुल 111 किलोमीटर का लगभग अंतर होता है, यानी 111 मिनट की दूरी होती है, जिसे पार करने में सूर्य की किरणों को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, समझ रहे हैं, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में कितने घंटे का अंतर होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। 30 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कुल 120 मिनट यानी लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी यहां इस अंतिम बिंदु से इस अंतिम बिंदु के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर दिखाई पड़ता है, पाया जाता है। फिर भी अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो निश्चित रूप से यहां से 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है, चाहे वो राजस्थान का जैसलमेर हो या गौरमोथा हो जो ये गुजरात का है, यहां से 2 घंटे पूर्व यहां अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है। लेकिन जैसलमेर हो, रांची हो, इलाहाबाद हो या कोई भी देश का राज्य या क्षेत्र या नगर हो, वहां पे जितनी भी घड़ियां हैं वो एक ही समय क्यों दिखाती हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो अभी गुजरात में सुबह के 4 ही बजे होने चाहिए, क्योंकि सूरज पहले उत्तर में निकलेगा, ये पूरब में, फिर पश्चिम में जाएगा, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर यहां 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो अभी यहां भोर का 4 ही बजा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देश के सभी नगरों, सभी शहरों, सभी क्षेत्रों में घड़ियां एक ही समय दिखाई बताती हैं। यानी यहां भी 6 बजे सूर्योदय होगा तो यहां भी 6 ही बजा दिखाई देगा। ठीक है, इससे क्या अंतर होता है, यानी ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक ही समय सभी घड़ियां देश की बताएं, इसके पीछे का जो तथ्य है, जो कारण है, वो ये है कि विश्व के सभी देशों ने आपसी समझ के आधार पर अपने अपने देशों के लिए मानक यामोत्तर के चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की। मानक यामोत्तर क्या है? यामोत्तर आपकी पुस्तक पे दिया है, इसे सरल भाषा में बता दूं, ये देशांतर ही है। आपसी समझ के आधार पर दुनिया के देशों ने यह निश्चित किया कि 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर, यानी 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पे हर देश अपने देश के लगभग बीच से गुजरने वाले किसी भी देशांतर को अपने देश के लिए मानक देशांतर चुन लेंगे, और उस मानक देशांतर पर जो वास्तविक समय होगा वही समय उस पूरे देश में लागू माना जाएगा, मान्य किया जाएगा।
तो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर भारत का मानक देशांतर चुना गया, मान्य किया गया। ये भारत के इलाहाबाद शहर के लगभग से होकर गुजरता है। तो उस देशांतर पर जो समय होता है वही समय पूरे देश में मान्य होता है। भारतीय मानक समय, एक और मैं तथ्य की जानकारी आपको दे दूं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच नगर लंदन के पास 0 डिग्री पर स्थित है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह भी आपको याद रहना चाहिए। एक मैं बात और बता दूं कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने से इन्होंने अपने देश में एक से अधिक मानक देशांतर मान्य किया है। यानी उन्होंने अपने देश के लिए एक से ज्यादा मानक देशांतर मान लिए हैं और वहां इसीलिए एक से अधिक टाइम जोन भी है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने देश में कुल 6 टाइम जोन माने हैं, यानी वहां 6 टाइम जोन है, यानी कि 6 मानक देशांतर को उन्होंने मान्य किया है। वैसे हमारे देश को भी अगर देखें तो ये मानक, ये जो पूर्व से पश्चिम की ये जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कम नहीं है। तो क्या हमारे देश में भी एक से अधिक टाइम जोन की आवश्यकता है? आप जरा सोचिए और मुझे भी बताइएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। यह भी बताइएगा कि अगर हमारे देश के लिए एक से ज्यादा टाइम जोन की आवश्यकता है तो क्यों है। ठीक है, चलिए अब हम आकार की बात करते हैं। भारत का आकार आपके सामने है। ये आपने देखा, अगर हम इस तरीके से इसको कर दें तो ये एक चतुष्कोण बन जाता है। यानी भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसकी जो स्थलीय सीमा है, ये पूरी सीमा जो है, ये पूरी स्थलीय सीमा कुल 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। तटीय सीमा की लंबाई, ये तो हो गई आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई। जो तटीय सीमाएं हैं उनकी लंबाई की अगर बात करें तो जो द्वीप है सारे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार, इन द्वीपों को सम्मिलित करते हुए जो पूरी तटीय सीमा की लंबाई है वो है 7,517 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है, जिसमें सबसे विस्तृत, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। आप देखें, ये देश बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश में सीमा पूरी, ये भारत की बहुत लंबी सीमा है, यानी सबसे लंबी सीमा है। जो भी हमारे पड़ोसी देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं उसमें सबसे विस्तृत, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यह है 4,096 किलोमीटर। एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, माना जाता है। इस उपमहाद्वीप में भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट बिंदु की बात करते हैं, आखिरी बिंदु की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पश्चिम में इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में अगर देखें तो यहां अफगानिस्तान की सीमा लगती है। उत्तर में चीन और नेपाल की सीमा है, भूटान की सीमा है। साथ ही साथ पूर्व में बांग्लादेश और ये वर्मा या म्यांमार की सीमा है। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। जबकि जलीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो जलीय क्षेत्र से जुड़े हमारे 2 पड़ोसी हैं। एक यहाँ नीचे
जगह नहीं होने से मैं बता नहीं पा रहा हूं, आपने देखा होगा इस जगह पे श्रीलंका स्थित है। ये हमारा जलीय पड़ोसी देश है। साथ ही साथ यहीं पे एक बगल में छोटा सा एक द्वीप है जिसे हम मालदीव के नाम से जानते हैं। यह भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश यानी सागरीय पड़ोसी देश है। मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं उसको, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत और चीन के बीच भी एक अंतरराष्ट्रीय रेखा मान्य की गई है जिसे हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जनरल नॉलेज की भी है और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इन तथ्यों को याद रखना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय रेखा मान्य की गई है उसे हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक अंतरराष्ट्रीय रेखा मान्य की गई है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आज का यह लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। भारत की स्थिति, उसके विस्तार, उसके आकार, उसके पड़ोसी देशों आदि से संबंधित सभी बिंदुओं को मैंने विस्तार से समझाया है। तो आज इसी के साथ इस लेक्चर की और इस पहले पार्ट को मैं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।